हेलो बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर श्याम गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसी सीरीज़ में ऑनलाइन सेमेस्टर सिस्टम और साथ में कोरोना वायरस का एक महामारी चल रही है। तो कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो किसी भी तरह से। तो उसी सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि स्केल और स्लज का निर्माण कैसे होता है, कैसे किस तरह से बनता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्केल एंड स्लज, जनरली स्लज जो होता है वो लूज लेयर होती है, स्केल इज टाइट लेयर, एकदम काफ़ी हार्ड लेयर होती है, जिसकी वजह से बॉयलर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और स्केल जनरली मुख्यतः लास्ट क्लास में बताया था आपको कि कैल्शियम सल्फेट मेनली एक मेन जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसकी घुलनशीलता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और इसके अलावा बाकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज के कार्बोनेट्स बनाते हैं, जो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो धीरे धीरे स्केल बनाते हैं। इसके अलावा सिलिका भी, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी कभी कभी जम जाते हैं बॉयलर की दीवार पर और स्केल बनाते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्केल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, जो स्केल के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्केल की वजह से नुकसान क्या है। आखिरकार हम पढ़ रहे हैं तो इसका नुकसान क्या है, स्केल जमने की वजह से होता क्या है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आज वही देख रहे हैं हम। तो पहला डिसएडवांटेज है ईंधन का अपव्यय। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है ईंधन का अपव्यय। जस्ट ए मिनट। तो पहला है डिसएडवांटेज ईंधन का अपव्यय। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक डायग्राम में भी समझाया था कि कैसे बॉयलर बॉयलर में स्केल का फॉर्मेशन होता है। एक जस्ट आज आपको भी एक बार वापस समझा देता हूँ। जैसे हमारा ये बॉयलर की दीवार है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है ये सारा। लेकिन जब धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्केल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये स्केल जम गई इसके चारों तरफ, मोटी लेयर ये जो इसके है, ये स्केल की इसके चारों तरफ जम गई। तो अब आप देखिए इसके अंदर, आप क्या देखेंगे इसके अंदर, देखिए आपको ये जो स्केल बन गया है। तो अल्टीमेटली आपको देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक इतना वॉल्यूम था जिसमें पानी गर्म हो रहा था, इतना पूरा, और अब वॉल्यूम केवल इतना सा रह गया। तो यानी कि फर्स्ट थिंग तो क्या कि वॉल्यूम का लॉस हो गया यहाँ पर। जो पहले मान लीजिए ये 500 लीटर पानी गर्म कर रही थी, अब कितना करेगी, हो सकता है 300 लीटर ही करे। तो फर्स्ट तो कि 500 लीटर को गर्म करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब पहले 300 गर्म करेंगे, फिर 200 को गर्म करने के लिए और एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबकि एक बार में 500 ही गर्म हो रहा था, 2 बार बॉयलर को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से ईंधन का अपव्यय। सेकेंड थिंग कि ये जो स्केल होता है ये उष्मा के प्रति अवरोधी होता है, उष्मा प्रति अवरोधी होता है, उष्मा अवरोधी होता है, यानी कि इसकी उसमें चालकता बहुत कम होती है या न के बराबर होती है, नगण्य होती है इसकी उसमें चालकता। चालकता मतलब इसमें कंडक्टेंस बहुत कम होती है, नगण्य होती है। तो क्या होगा जब बॉयलर को, तो देखिए अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्लियर। तो अगर ये उष्मा के प्रति कुछ चालक होती तो ये क्या करते हैं, जैसे बॉयलर यहाँ से गर्म होना स्टार्ट करेगा तो ये तुरंत हीट को ट्रांसफर कर देती पानी के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है, पहले पपड़ी गर्म होगी, पहले ये पपड़ी यानी कि स्केल गर्म होगी, उसके बाद पानी गर्म होगा। तो हमें पानी को गर्म करने से पहले हमें स्केल को गर्म करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें अधिक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, जिसलिए हमारा फ्यूल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जबकि यहाँ डायरेक्ट हमारा बॉयलर के टच में पानी था, बॉयलर जैसे ही गर्म हुआ पानी गर्म होना स्टार्ट कर देगा, जबकि यहाँ हमारा पानी पहले पपड़ी के यानी स्केल के टच में है और स्केल फिर बॉयलर के टच में। तो पहले बॉयलर गर्म होगा, देन पपड़ी गर्म होगी, यानी स्केल गर्म होगा, और स्केल गर्म होने के बाद पानी गर्म होगा। और स्केल जो होती है इतनी अच्छी उसमें चालक नहीं होती कि जो जितनी बॉयलर इसको हीट दे रहा है उतना ये ट्रांसफ़र कर दे वाटर को। तो अल्टीमेटली हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पर एनर्जी का, यानी कि फ्यूल का लॉस हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा फ्यूल जलाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा लॉस है ये, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं, बॉयलर का फटना। ये बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए क्या होता है, बॉयलर जो होता है ये बना होता है लोहे का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉयलर है, ठीक है, और इसमें जम गई पपड़ी, ये चारों तरफ इसके जम गई है, अंदर की तरफ पपड़ी,
ठीक है। अब क्या होता है, जो बॉयलर है ये आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब कोई धातु को गर्म करते हैं तो वो प्रसारित होती है, फैलती है, और जब उसे ठंडा करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये बॉयलर भी हमारा धातु का बना हुआ है, ये भी ये मेटल का है, यानी कि धातु यानी कि लोहे का है। तो क्या होगा, बॉयलर को जैसे ही गर्म करेंगे ये भी गर्म होगा, ये प्रसारित होगा। ठीक है, साथ में पपड़ी भी होगी, ये भी प्रसारित होगी। लेकिन जो हमारी प्रसार गुणांक है लोहे का और पपड़ी का, ये अलग अलग है। लोहे का और लोहे का जो प्रसार गुणांक है यानी फैलने की कैपेसिटी, और पपड़ी की यानी कि स्केल के फैलने की कैपेसिटी, दोनों अलग अलग है। यानी ये नहीं कि एक ही रेट से दोनों फैल जाएंगे और एक ही रेट से सिकुड़ जाएंगे। तो दोनों की अलग अलग स्पीड है। तो जब इनको ठंडा किया जाएगा तो दोनों अलग अलग स्पीड से ठंडे होंगे। तो क्या होगा कि जैसे पपड़ी जो है ये तो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन लोहा जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली पपड़ी जैसे ठंडी हो जाएगी, लोहा प्रसारित का प्रसारित ही रह जाएगा, यानी कि कम होगा संकुचित, लेकिन बहुत कम होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर धीरे धीरे प्रसारित होगा, फिर थोड़ा कम संक्रमित होगा, फिर प्रसारित होगा, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे बॉयलर कमजोर होने लग जाएगा और उसमें धीरे धीरे छेद बढ़ जाएंगे, छेद होने लग जाएंगे। और जब बॉयलर में प्रेशर बढ़ेगा, जब पानी गर्म करेंगे तो भाप बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा, तो बॉयलर में अगर छेद है या बॉयलर कमज़ोर है तो बॉयलर के फटने का डर रहेगा। और बॉयलर अगर फट जाएगा तो उसके आसपास अगर कोई ह्यूमन वर्क कर रहे हैं, कोई मजदूर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी मौत भी हो सकती है या उनके जान माल को नुकसान हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा ये भी बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है बॉयलर में स्केल बनने का, कि बॉयलर क्या क्या होता है, ये समझिए अच्छे से, बॉयलर जो होता है वो धातु का यानी कि लोहे का बना होता है, और स्केल जो होती है ये नॉर्मली सोल्ट होता है हमारा। तो क्या होता है, दोनों का प्रसार गुणांक अलग अलग होता है, दोनों फैलते तो हैं, लेकिन जो हमारी पपड़ी है बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है, जबकि हमारा लोहा है ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो पपड़ी तो अपनी जगह संकुचित तो आगे ठंडी हो गई, लेकिन लोहे के बीच में, पपड़ी के बीच में गैप आ जाएगा, तो लोहा प्रसारित का प्रसारित ही रह जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ठंडा तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो प्रसार होगा, फिर धीरे धीरे प्रसार होगा, फिर धीरे धीरे प्रसार होगा, तो अल्टीमेटली जो बॉयलर है वो कमज़ोर होने लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब बॉयलर में हल्के से छेद भी हो सकते हैं, और जब प्रेशर बढ़ेगा यानी कि जब भाप बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा, तो बॉयलर के फटने का डर रहेगा, जिससे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। क्लियर। सेम चीज़ ये तीसरा, बॉयलर की दक्षता में कमी। कभी कभी ये पपड़ी बॉयलर के क्या होता है, वाल्व और कंडेंसर में फंस जाती है। जो वापस स्केल है ये वाल्व और कंडेंसर में फंस जाती है, जिस वजह से बॉयलर की दक्षता में क्या जाती है, कमी आ जाती है, यानी कि बॉयलर उस स्पीड से भाप नहीं बना पाएगा जिस स्पीड से बनाना चाहिए। अल्टीमेटली फ्यूल का लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, बॉयलर में स्केल जमने से और प्रसार गुणांक अलग अलग होने के कारण बॉयलर की दीवार क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जैसे अभी बताया था। और बॉयलर की दीवार कमज़ोर हो जाएगी तो बॉयलर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, साथ ही विस्फोट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये बेसिकली दो मेन ये जो रीज़न है, मतलब स्केल के डिसएडवांटेज हैं, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट, एक तो कि ईंधन का लॉस, दो तरह से ईंधन का लॉस। एक तो क्या हुआ कि पानी जो इतना गर्म होना चाहिए था, ये बिना स्केल वाले में जैसे 500 लीटर गर्म होना चाहिए था, उसकी जगह कितना हो रहा है, केवल 300। तो 5 लीटर को गर्म करने के लिए हमें 2 बार बॉयलर का यूज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, कि जो स्केल होती है, स्केल की उसमें चालकता लगभग नगण्य होती है। तो जो क्या होगा, पहले बॉयलर गर्म होगा, देन स्केल गर्म होगी, देन पानी गर्म होगा। जबकि जो सिंपल बॉयलर था जिसमें स्केल नहीं थी, वहाँ डायरेक्ट क्या था, केवल पानी भरा हुआ था, डायरेक्ट बॉयलर के कांटेक्ट में था, सीधा गर्म हो रहा था। क्योंकि यहाँ पहले स्केल गर्म होगी, देन हमारा पानी गर्म होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़े तो फ्यूल का लॉस होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग कि बॉयलर का फटने का डर रहता है। बॉयलर फटेगा कैसे, कि बॉयलर जो होता है वो धातु का बना होता है, तो उसका प्रसार गुणांक और हमारे पपड़ी का जो प्रसार गुणांक होता है ये डिफरेंट होता है। तो जब बॉयलर को गर्म करते हैं तो धातु भी फैलती है, स्केल भी फैलता है, लेकिन जब जब ठंडा करते हैं तो स्केल तुरंत ठंडी हो जाती है, जबकि बॉयलर धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अल्टीमेटली बॉयलर प्रसारित रह जाता है, फिर गर्म करेंगे, फिर प्रसारित होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा, और बॉयलर जैसे ही गर्म करेंगे उसमें भाप बनेगी, वाष्प दाब बनेगा, और बॉयलर के फटने का डर रहेगा। थर्ड थिंग, बॉयलर के वाल्व और कंडेंसर में कभी कभी स्केल फंस जाती है, जिससे उसकी दक्षता में भी कमी आ जाती है। एंड लास्ट, जैसा कि अभी बताया आपको, कमज़ोर हो जाती है तो बॉयलर के फटने का या बॉयलर के ख़राब होने का डर रहता है। तो ये 4 रीज़न है बॉयलर के डिसएडवांटेज है, जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब है, ये तो डिसएडवांटेज की बात हो गई। अब स्केल ये पपड़ी को दूर कैसे करें।
इसको पपड़ी को अगर जम भी गई तो इसको हटाएं कैसे, दूर कैसे करें। तो यदि पपड़ी मान लीजिए स्लज के रूप में है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था आपको, यदि जो स्केल है हमारा केवल स्लज के रूप में है तो उसे हम किससे हटा सकते हैं, ब्रश की सहायता से हटा सकते हैं। ब्रश का यूज़ करके हटाया जा सकता है। स्लज के रूप में अगर है, पपड़ी किस रूप में हमारी, ओनली स्लज, ढीली परत के रूप में है, ठीक है। और यदि पपड़ी कठोर हो गई है तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी को अगर हटाना है तो 10% HCl का यूज़ करेंगे। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट के हटानी है तो EDTA के द्वारा अलग किया जाएगा। लेकिन ये दूर करना थोड़ा टफ टास्क है। जो पपड़ी है, स्केल है, इसको दूर करना बहुत ही टफ टास्क है, बहुत मुश्किल है। एक बार जम गई तो इसको हटाना बहुत आसान काम नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्यों ना इसको बनने ही नहीं दिया जाए। बेस्ट थिंग तो क्या है कि ये बनने ही ना दिया जाए, यानी कि जो हमारे बॉयलर में जो पानी है उसी का ट्रीटमेंट कर दिया जाए ताकि ये स्केल बने ही ना, तो ज़्यादा बेहतर वो तरीका है। तो सब दूर करने का तरीका मैंने बताया कि अगर ढीली है तो ब्रश की सहायता से, और यदि हार्ड है तो ये याद रखें आप, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर स्केल है तो उसको 10% HCl के साथ रिमूव करेंगे, और यदि कैल्शियम सल्फेट की है तो उसे EDTA के साथ रिमूव करेंगे। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला अभी जस्ट आपसे कि अगर बनने ही ना दिया जाए तो क्या ज़्यादा बेस्ट तरीका वो है। तो पपड़ी को बनने से कैसे रोका जाए, बेस्ट तरीका ये है कि पपड़ी को बना ही ना जाए। देखिए, जो आप लोगों ने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये एक कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अभी बार बार क्या कहा जा रहा है कि उससे बचिए, उससे बचिए, उससे बचिए, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। सेम थिंग, स्केल क्यों बनने दिया जाए, क्योंकि उसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो स्केल को प्रिवेंट कर लिया जाए बनने से, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी क्यों होने दी जाए, बाद में दवा लेने से बेहतर है बीमारी ना होने दी जाए, यानी उसको हम बचाया जा सके। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्केल को बनने से कैसे रोकें, प्रिवेंशन कैसे करें स्केल का। तो उसके दो तरह के ट्रीटमेंट है, एक तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और एक इंटरनल ट्रीटमेंट, यानी बाहरी उपचार और आंतरिक उपचार। कहने का क्या मतलब है, यदि कठोर पानी है, पानी कैसा है, कठोर है, इसको यदि सॉफ्ट कर दिया जाए, मृदु कर दिया जाए, मृदु करने का मतलब इसमें से क्या हटा दिया जाए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स हटा दिए जाएं, तो पानी मृदु हो जाएगा। जब ये सोल्ट रहेंगे ही नहीं तो स्केल कैसे जमेगी, क्लियर। तो हटाने के दो तरीके हैं, एक तो कि पानी को बाहर ही सॉफ्ट कर लिया जाए बॉयलर में जाने से पहले, और फिर बॉयलर में सॉफ्ट पानी जब जाने दिया जाए, यानी बाहर ही ट्रीटमेंट दे दिया जाए, फिर उसके बाद उसको अंदर भेजा जाए बॉयलर के अंदर, तो पानी बाहर सॉफ्ट हो जाएगा, बॉयलर के अंदर सॉफ्ट पानी जाएगा, तो उससे उसमें सॉल्ट होंगे नहीं तो किसी तरह की स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बाहर कैसे साफ सही करें पानी को, कठोर पानी को सॉफ्ट कैसे करें बाहर, उसकी 3 मेथड है, सोडा लाइम, जियोलाइट एंड आयन विनिमय विधि। सोडा लाइम विधि, आयन विनिमय विधि एंड जियोलाइट विधि, ये 3 मेथड हैं इसको सॉफ्ट करने के। तो अगर पपड़ी को स्केल को बाहर बनने से अगर स्केल को बनाने से रोकना है तो दो ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट। अगर यदि हम बाहर ही पानी को सॉफ्ट कर दें और फिर बॉयलर के अंदर सॉफ्ट पानी जाने दिया जाए, सॉफ्ट मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्ट को हटा दिया जाए, तो इजीली फिर वहाँ पर स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहते हैं, बाहरी उपचार। तो 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। पहली है सोडा लाइम विधि, दूसरी है जियोलाइट विधि, और तीसरी है आयन विनिमय विधि। इन तीनों विधियों को डिटेल में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। इन तीनों को डेप्थ स्टडी करेंगे इन तीनों विधियों की, लेकिन वो हम 1-2 वीडियो छोड़ करके पढ़ेंगे क्योंकि हम बाद में स्टडी करेंगे इनकी। फिलहाल आप केवल इतना ध्यान रखें, सोडा लाइम विधि, जियोलाइट विधि और आयन विनिमय विधि, तीनों विधियों के द्वारा बाहर ही पानी को सॉफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेन बाहरी उपचार है। आंतरिक उपचार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि आंतरिक उपचार कैसे करेंगे, इंटरनल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर डिसएडवांटेज में पहला कि फ्यूल का अपव्यय हो रहा है, फ्यूल एक्स्ट्रा लग रहा है पानी को गर्म करने में, बॉयलर के फटने का डर है। याद रखें प्रसार गुणांक के बारे में कि दोनों का डिफरेंट होता है। थर्ड, वाल और कंडेंसर में फंस जाते हैं तो वो खराब होने के डर रहते हैं। और चौथा, बॉयलर कमज़ोर हो जाता है। रोक कैसे सकते हैं पपड़ी जमने को, रोकने के पपड़ी जम गई तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है दूर करना। अगर लूज़ लेयर बनी तो उसे ब्रश से हटाया जा सकता है, लेकिन लूज़ इतना जल्दी फास्ट वर्क नहीं होता है कि बॉयलर को गर्म किया, लूज़ लेयर बनी, साफ़ किया, इतना नहीं कि बॉयलर, ऐसा नहीं है कि बॉयलर को डेली साफ़ कर सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल टास्क है। सेकंड थिंग, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की स्केल है जो हार्ड हो गई उसको 10% HCl के साथ हटाया जा सकता है, और अगर कैल्शियम सल्फेट की है तो
EDTA के हटाया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया आपको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी क्यों पपड़ी बनने दी जाए। अगर अगर हम पपड़ी बनने को रोक सकते हैं तो पपड़ी बनने क्यों दी जाए। बेटर है कि पहले उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। दो तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब यदि कठोर पानी को बाहर ही सॉफ्ट करके अंदर सॉफ्ट वाटर डाला जाए बॉयलर के अंदर, तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्ट नहीं होंगे। जब सोल्ट ही नहीं होंगे तो हार्डनेस किस तरह की आएगी, स्केल किस तरह की आएगी। ठीक है, ये 3 विधियों के द्वारा किया जाता है, सोडा लाइम, जियोलाइट एंड आयन विधि। इन तीनों विधि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इंटरनल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप इंटरनल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, तब तक आप इसके लिए स्टडी करते रहें। थैंक यू।